हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट 3 जो कल जहाँ पे स्टॉप किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में जहाँ पे स्टॉप किया था वहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग ने 4 सम्स कर लिए थे प्रॉब्लम सेट के, बैक टू बैक कंटिन्यूस 4 सम्स, कंजर्वेटिव 4 सम्स। अब नेक्स्ट सम यानी कि सम नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सम नंबर 6 हो जाएगा। थर्ड एंड 8th term of an AP is 7 and the sum of 7th and 14th term is -3। ऐसा हम लोग को दे रहा है, तो जो जितना गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग को कैसे एक बोलते हैं ना कि एक मैप सा बन जाता है कि अब हम लोग को क्या स्टेप लेना है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ। ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म इज 7 and sum of 7th and 14th term is -3। ऐसा हम लोग को दे रखा है। फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है 10th टर्म। ये हम लोग को फाइंड करना है। ओके ओके, तो देखिए अभी यहाँ पे ये गिवन इंफॉर्मेशन है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिवन, इधर भी क्या लिख दिया। अब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हम लोग को अगर टर्म्स में अगर गिवन इंफॉर्मेशन दी है तो हम लोग को टर्म्स वाले ही फॉर्मूला यूज करना है, और मतलब टी एन का फॉर्मूला, और एन का वैल्यू यहाँ पे 3 है, T3 बोला ना। सम ऑफ थर्ड टर्म तो एन के यहाँ पे 3, सम ऑफ 7 टर्म तो एन के यहाँ पे 7। ऐसा हम लोग को यूज करना है। तो ऊपर मैं सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दूंगा एक बार, सॉल्यूशन, एक बार फॉर्मूला लिख देने का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। अब बार बार यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, तो फॉर्मूले को हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला तो यूज करेंगे बहुत बार हम लोग उसको, लेकिन फॉर्मूला बार बार लिख के नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे एन है, एन के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, 3। लेकिन ये टी एन नहीं, टी एन बोले तो एन के जगह पे 3 ऑलरेडी लिखा हुआ गया, हम लोग सिर्फ राइट साइड ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, राइट साइड। तो राइट साइड यूज करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है हम लोग के पास, ए आ गया प्लस एन के जगह पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 3 माइनस 1 डी। ये देखिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट में ये n के जगह पे सिर्फ राइट साइड में क्या लिखने वाला हूँ मैं, 8। तो बीच में प्लस का साइन लगाया, a प्लस 8 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 7। तो ये मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। इस स्टेप का रीजन क्या आता है, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। कभी कभार बोर्ड पे जगह कम रहती है तो मैं ये लिखता नहीं हूँ यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है ना। तो लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ओके, अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये a है और ये a कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2a। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2d, 3 माइनस 1 2d, 8 माइनस 1 7d। ठीक है, तो यहाँ पे 2d आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 7d इज इक्वल टू वॉट, 7। समझ में आया क्या, 3 में से 1 गया 2d, 8 में से 1 गया 7d, a प्लस a 2a, और यहाँ पे क्या है 7। अब देखिए ये 2a प्लस 7d कितना हो जाएगा, दोनों d है ना, 2a प्लस 7d कितना हो जाएगा 9। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रब करके एक ही बार लिख देंगे एज 9, और इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न अपन को इसके लिए फॉलो करना है। इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले 7, इसी फॉर्मूले में तो मैं लिखूंगा a प्लस 7 माइनस 1 d। फिर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 14, तो a n के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ 14
-1d इज इक्वल टू -3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6d। 14 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 13d और माइनस। अब ये 16 6 प्लस 13 को इसको भी ऐड कर देंगे, हम लोग को कितना वैल्यू आएगा 19। तो एक ही बार में हम लोग लिख देंगे 19 और इसको मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करने का है, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है। हमारे पास सेम नंबर आ गया है और सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट। तो विल पुट अ टाइटल सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो राइट साइड में जो नंबर बड़ा है मैं यूजुअली उसको ऊपर लिखता हूँ कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। हम लोग क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस। अब ये नया साइन को फॉलो करना है, ध्यान देना है, ये नया साइन को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पे ये 2a और ये 2a कैंसिल हो जाएगा। 19 माइनस 9 कितना आएगा -10d और 7 प्लस 3। अब ये 3 का नया साइन फॉलो करेंगे, क्या साइन हो गया +3 और 7 ऐड होएगा, कितना आ गया 10। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स d का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय -10, ये भी कटिंग होएगा। तो हम लोग को d का फाइनल वैल्यू क्या मिल गया, d का फाइनल वैल्यू मिल गया -1। d का वैल्यू मिल गया -1। अब d का वैल्यू मिलने के बाद में क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। किसमें करेंगे इक्वेशन 1 या 2, ताकि हम लोग a का वैल्यू मिल जाए। तो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू -1 इन 1। तो यहाँ पे 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, 2a 9 और d का वैल्यू कितना मिला था -1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस इंटू माइनस 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 9 बन गया इज इक्वल टू 7। अब ये इधर जाएगा, क्या बनेगा पॉजिटिव। तो 2a इज इक्वल टू 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, 2a। नेक्स्ट स्टेप में 16 डिवाइड बाय 2, कटिंग होएगा, क्या होएगा कितने होएगा 2 1 जा 2 8 से। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया एज 8। अब a और b का वैल्यू मिलने का हम कुछ भी फाइंड कर सकते, हमें क्या फाइंड करने को बोला था, देखिए ऊपर मैंने लिखा है क्या फाइंड करने को बोला था। हम लोग को ये फाइंड करने को बोला था 10th टर्म। तो हम लोग tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा t n के जगह पे, अब देखिए यही फॉर्मूला n के जगह पे क्या लिखूंगा अभी। अब देखिए n के जगह पे क्या लिखना है, देखिए ऊपर क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे। क्लियर है फॉर्मूला के अंदर। तो मैं लिख रहा हूँ T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1। अब फटक से इसके वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे 8, 10 में से 1 जाएगा 9 और d की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे -1। 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 9, 8 में से 9 जाएगा कितना बचेगा -1। तो मुझे 10th टर्म मिल गया, 10th टर्म इज माइनस। तो देखो जैसा हम लोगों ने पिछला जो सम्स किए ना, ये सम ऑलमोस्ट वैसे ही है जो भी हमने सम प्रीवियस लेक्चर में किए, सेम टाइप के सम्स है, कंसेप्ट सेम है। और मैंने आपको एक रूल बता दिया, क्या रूल बताया था मैंने आपको, कि आपको
जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर टर्म्स में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, टर्म्स में अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको टी का फॉर्मूला यूज करना है, टर्म्स का फॉर्मूला जाएंगे टी एन का फॉर्मूला, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। और सेकंड गिवन इंफॉर्मेशन दिया है टी में तो वहां पे भी टर्म्स का फॉर्मूला यूज करना है, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। T3 बोला तो n के जगह पे 3, T10 बोला तो n के जगह पे n, T15 बोला तो n के जगह पे 15। आपको जो बोला गया है वही आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके आपको इक्वेशंस बनेंगे। पिछले भी सम जो भी हमने किए प्रीवियस लेक्चर में, उसमें देखो इक्वेशंस बने थे, फिर इक्वेशंस को क्या करना था हम लोग को, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इसको भी हम लोग ने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सॉल्व करके हम लोग को ए और डी, अगर ए और डी की वैल्यू मिल जाती ना स्टूडेंट, उसके बाद में आपको सवाल कुछ भी दो, ये तो T10 था ना, 10th टर्म, अगर बोलते सम ऑफ 10 टर्म्स तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके फॉर्मूले में क्या लगता है, ए आप लगता है और डी लगता है, ए और डी मिल गया, उन्होंने बोला सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो n के जगह पे क्या लिख दोगे आप, 10, n के जगह पे क्या लिख दोगे आप 10, सम ऑफ 15, 115, 15, तो n के जगह पे क्या लिखोगे 15, ए और डी का वैल्यू तो आपको मिल ही गया। तो आपको ए और डी का वैल्यू मिलने का आप जो चाहे वो बोले वो आप सब कुछ फाइंड करके दे सकते, ठीक है। अब फटक से नेक्स्ट सम को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सम, तो अभी ये सम नंबर 7 है। सम नंबर 7 में हम लोग को क्या दिया है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज 45, इसके बाद में दे रखा है सम ऑफ ऑल टर्म इज 120। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास लास्ट टर्म बोले तो टीएन भी दे दिया है और हम लोग को सम ऑफ टर्म्स भी दे दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करना है, ठीक है, उस टॉपिक पे आते हैं। पहले देखते हैं हम लोग को फाइंड क्या करने को बोला है। फाइंड करने को बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हम लोग को बोला है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों ही चीजें हम लोग को फाइंड करने को बोला है, ठीक है। अगर अगर मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करता हूँ, एसएन का फॉर्मूला यूज करता हूँ, अगर मैं एसएन का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो क्वेश्चन मार्क था ऑलरेडी, और ऊपर से कॉमन डिफरेंस, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब मेरे पास n और d ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैं इसका छोटा फॉर्मूला यूज करता हूँ, एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, यहाँ पे मेरे पास दो दो अननोन वैल्यू है, तो जब दो अननोन वैल्यू होती है तो आपको याद रखना है कि ये आपको यूज ही नहीं करना। अगर इसका छोटा फॉर्मूला यूज करते तो देखिए हम लोग को क्या क्या दे रखा है, हमारे पास n क्वेश्चन मार्क है, फर्स्ट टर्म दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक n ही क्वेश्चन मार्क है, मतलब एक अननोन वैल्यू, एक अननोन वैल्यू, फिर मेरे को फर्स्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म भी दे दिया है, एक अननोन वैल्यू है, तो हम लोग वो फाइंड करेंगे पहले, समझ गया, मतलब वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर मैं टर्म्स वाला फॉर्मूला यूज करता तो क्या प्रॉब्लम आता, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहेगा, मेरे पास n क्वेश्चन मार्क है, और क्या क्वेश्चन मार्क है, ये n क्वेश्चन मार्क है, और क्या क्वेश्चन मार्क है, d क्वेश्चन मार्क, तो मतलब क्या हो गया, फिर से n और d ये दो अननोन अननोन वैल्यू आ गई। तो जब मेरे पास दो अननोन वैल्यू आ जाएंगी तो वो वाला तो फॉर्मूला आप यूज ही नहीं कर सकते, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स भी दिया था, लास्ट टर्म भी दिया, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि कौन से फॉर्मूले से सम को स्टार्ट करें, ठीक है। आपको कैसे रूल बता दिया, रूल बता दिया, अगर रूल आपको याद है तो फिर सम कैसे भी आने दो, आपको पता है मेथड क्या है, किस तरीके से सम को स्टार्ट, क्लियर है, ओके। तो हम लोग को एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
अब मैं इसको रब कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो देखिए फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है उन्होंने, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कितना दे रखा है -5, तो मैं यहाँ पे -5। लास्ट टर्म भी दे रखा है, कितना दे रखा है 45। सम ऑफ टर्म्स भी दे रखा है, सम ऑफ टर्म्स कितना दे रखा है 120। तो बच क्या रहा है मेरे पास, यहाँ पे n बच रहा है और क्या बच रहा है, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ब्रैकेट में 40, कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ 2 1 जा 2 20, यहाँ पे 120 को रिकॉपी किया। अब ये 20 किस में जाएगा, नीचे डिवीजन में, ये ऐसा आया ना 120 इज इक्वल टू n 20, ऐसा है। अब ये 20 किस में जाएगा स्टूडेंट, नीचे डिवीजन में, तो हम लोग के पास आएगा 120 अपॉन 20 इज इक्वल टू n। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 6 जा, तो मुझे n का वैल्यू मिल गया 6। इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आर 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मिल गया, ये हो गया हमारा। अब क्या फाइंड करना है मुझे, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं बड़ा वाला Sn का फॉर्मूला यूज करूँ या फिर मैं Tn का फॉर्मूला यूज करूँ, तो स्टूडेंट अपने चॉइस से यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में दो दो अननोन वैल्यू थी ना, और दो अननोन वैल्यू क्या थे, एक तो n था और एक क्या था d। तो n और d, n तो अब मिल गया तो हम लोग d फाइंड कर सकते हैं। तो मैं Tn का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। नाउ यूजिंग Tn formula, Tn is equal to a plus n minus 1 t। Tn वो तो लास्ट टर्म कितना है 45, फर्स्ट टर्म कितना था -5, और n का वैल्यू कितना मिला था, n का वैल्यू कितना मिला मुझे 6 -1, d मुझे फाइंड, ये इधर जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 45 प्लस 5, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। 45 प्लस 5 50 इज इक्वल टू 5d। अब ये 5 डिवीजन में जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 50 डिवाइड बाय 5। कटिंग होएगा क्या, हाँ होएगा, 5 1 जा और 5 10 जा, तो d का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 10। तो मैं लिखूंगा द कॉमन डिफरेंस इज 10। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ने दोनों चीज फाइंड कर लिया, सम ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर लिया, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर लिया, और डी भी हम लोग ने फाइंड, ठीक है। तो देखो ये सम छोटा था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ पहली इसमें ये था जो मेन बोलते हैं ना कि जो प्रॉब्लम था कि मैं किससे स्टार्ट करूँ। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि गलत फॉर्मूला से स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो स्टक अप हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर दिमाग के ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का प्रेशर आता है, तो वो टाइम का प्रेशर आता है, फिर वो क्या करते हैं, सम को जो स्टार्ट किया उसको उधर ही छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट सम पे जाते हैं, उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है और वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो मैंने इसलिए आपको पहले मैंने तरीका बता दिया कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कैसे पता लगाने का कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जहाँ पे एक अननोन वैल्यू रहेंगे तो वो वाला फॉर्मूला आपको सबसे पहले यूज करना है, ठीक है। सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर इज 36। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन में दे रखी है, दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन। फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको n का ही वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n का ही वैल्यू फाइंड करना है। जो n है ना, ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क। n क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ 1 to n, 1 to n बोले तो कितने कितने नेचुरल नंबर हो गए, n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा Sn इज इक्वल टू 36। अगर मैं बोलता हूँ सम ऑफ
1 to 5 नंबर्स इज 50। तो वो कितने नंबर्स का सम है? 1 to 5 बोले तो 5 नंबर, तो आप क्या लिखोगे? S5। अगर बोलूँगा सम ऑफ 1 to 25 नंबर इज 1000, तो आप क्या लिखोगे? कितने नंबर्स का सम है 1 to 25? 25, तो आप क्या लिखोगे? S25 इज 1000। उसी तरह से सम ऑफ 1 to n, 1 to n बोला तो कितने नंबर्स हो गए? ये जो लास्ट में लिखा है वही होता है SN। SN इज बोले तो इक्वल कितना आ गया? 30। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दी नेचुरल नंबर्स 1 to n आर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे करके मैंने n लिख दिया। कितने हैं पता नहीं ना, कितने हैं पता नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 n। ठीक है। अब इस सीक्वेंस के हिसाब से ए क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2 माइनस 1, यानी कि कितना हो गया? 1। ठीक है। अब देखिए हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया था सम ऑफ टर्म्स में, सम ऑफ टर्म्स में तो हम लोग एस वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n बाय 2। मैं छोटा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, छोटा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। उसमें क्या था? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। तो यहाँ पे लास्ट टर्म भी लिख देता हूँ। लास्ट टर्म क्या है? n। आप चाहे तो बड़े फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि a और d का वैल्यू है, नहीं तो छोटे फॉर्मूले से सॉल्व करो। ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा था? 36, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 36। n को मैं रिकॉपी कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितना था स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म कितना है? 1। लास्ट टर्म कितना है? n। तो यहाँ पे मैंने n। क्लियर है? ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना आने वाला है? 72। ओके। और इसके साथ साथ ये जो n है, ये n 1 से भी मल्टीप्लाई आएगा और ये n से भी मल्टीप्लाई आएगा। तो n 1 जा n, n इंटू n कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या मिल गया हमको? n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू -72 इक्वल 0। ये पॉजिटिव से उधर क्या बन गया? नेगेटिव। सब चले गए तो क्या बचेगा? 0। ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ क्या रहा है हमको? -72। अब -72 के फैक्टर्स देखने के कि सर्च डेट कि हमें जो आंसर है वो मिडिल टर्म का हमें आना चाहिए, और मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है? 1। कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो फैक्टर्स क्या लेंगे स्टूडेंट अपन? 9 और 8। 9 8 या 72 होता है। अब यहाँ पे मुझे क्या साइन चाहिए? प्लस चाहिए। तो मैं बड़े नंबर को, बड़े नंबर को, बिग नंबर को, बिग नंबर को क्या करूंगा? प्लस का साइन, और छोटे को क्या दे दूंगा? माइनस का साइन। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 8 जा 72 हो गया। 9 में से 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव 1। तो हमारे ये फैक्टर्स सही है। तो हम लोग लिखेंगे इसको n स्क्वायर पॉजिटिव 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू और नेक्स्ट टू में से कॉमन निकालेंगे। इनमें से क्या कॉमन आएगा? n आएगा, n प्लस 9। इनमें से क्या कॉमन आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? n माइन प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कॉमन निकालना नहीं आता तो एक स्टेप स्टूडेंट एक्स्ट्रा करना है, वो भी करके दिखा देता हूँ। हम इस n स्क्वायर को क्या लिखेंगे? एज n इंटू n। 9n को क्या लिखेंगे हम लोग? 9 इंटू n। हो गया। 8 को कैसे लिखूंगा मैं? 8 इंटू n। 72 को कैसे लिखूंगा? ये जो नंबर था ना आगे, 72 को कैसे लिखूंगा? जो नंबर था ना आगे उसके मल्टीपल में लिखूंगा। तो क्या आएगा? 8 9 से। ऐसा करने से क्या होता है स्टूडेंट? जो कॉमन है ना वो दिखना स्टार्ट होता है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? ये आ गया। तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। लिख दिया। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? एक ये n बच रहा है और क्या बच रहा है? यहाँ पे क्या कॉमन है? ये 8 और ये 8।
तो इस 8 को बाहर लिखता हूँ, ये साइन देखिए वापस से आएगा, ये साइन, तो क्या आ गया -8। अंदर क्या बच रहा है स्टूडेंट, एक ये n बच रहा है और क्या बच रहा है 9, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब ध्यान ये देना है कि हमको माइनस साइन को वैसे ही रखना है, माइनस साइन आना चाहिए, ब्रैकेट ओपन होता है रिवर्स में, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, अंदर साइन प्लस का डालूंगा, ताकि माइनस इंटू प्लस, देखिए -8 था ना, -8 था, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस। अगर मैं गलती से अंदर साइन माइनस डाल देता तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन नहीं था, तो हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्या डाला साइन प्लस का साइन। और इसके साथ साथ हम लोग का एक और चीज हो गया, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सेम, देख रहे हो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सेम, दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब कैलकुलेशन हमारा सही है। अब हम लोग ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे, लिखूंगा n प्लस 9, और ये जो बाहर जो थे ना इनको नया ब्रैकेट दे दूंगा, नया ब्रैकेट क्या आएगा n -8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना, देख लीजिए आप, n+9 कॉमन निकाला, n-8 यहाँ से जो नए जो बाहर जो बचे हुए थे ना उनको नया ब्रैकेट दे। अब फैक्टराइजेशन में और क्या करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ब्रैकेट n+9 इज इक्वल टू 0 और n-8 इज इक्वल टू 0, 9 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू -9, 8 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 8। तो अभी हम लोग को दो वैल्यू मिल गई, एक क्या मिली नेगेटिव, एक क्या मिली पॉजिटिव। नेगेटिव वाला नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखिए देखिए ऊपर ये जो हमें मिला क्या होना चाहिए था नेचुरल नंबर्स, क्या होना चाहिए था नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते, तो हम लोग लिखेंगे n is equal to -9 is not acceptable since it is not natural number. Therefore value of n, उन्होंने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स बोला है क्या, नहीं वैल्यू ऑफ एन ही बोला, ठीक है, अगर वो बोलते हैं ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स में 8 ही है, तो हम लोग लेंगे वैल्यू ऑफ एन इज 8, तो हम लोग को ये वैल्यू मिल गई। इसका रीजन एक और लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होते, या तो आप ये लिखो इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी टाइप के सम्स किए हुए, तो वो रीजन वहाँ पे लिखते, तो वो सेम रखने के लिए मैंने आपको एडवाइस कर दिया, या फिर इसका रीजन टू बी मोर स्पेसिफिक आप लिख सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव एंड n was a natural number and -9 is not a natural, तो आप इस तरीके से दोनों रीजंस को मर्ज करके लिख सकते हैं, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ओके, तो देखिए ये सम हमारा कंप्लीट हुआ, 3 सम हमारे हो गए हैं। मैं देखता हूँ लेक्चर का ड्यूरेशन कितना हो रहा है, अगर लेक्चर का ड्यूरेशन इस तरीके से हो रहा है कि 45 मिनट में वाइंड अप हो रहा है तो वेल एंड गुड, फोर्थ सम कर रहा हूँ, फिफ्थ सम फिर देखता हूँ कितना होता है, ठीक है, तो फटक से इसको पहले मैं इरेज करता हूँ और फिर मैं आपको नेक्स्ट सम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़, अगर आप जेन्युइनली आप पूरा मेरा वीडियो देख रहे हैं कि जब मैं ऐसा सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे क्लासेस में ना बहुत बड़ा बोर्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा लिखने का तरीका ऐसा, अभी यहाँ पे कैसा ना मुझे कैमरे का मुझे पता नहीं है कि मैं कैमरे में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है ना, मुझे लगता है कभी कभी बोर्ड को मैं खुद हाइड तो नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद हाइड तो नहीं कर रहा हूँ ऐसे लिखते हुए, ठीक है। तो देखिए ये आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं प्रॉपरली नहीं मेरा बोर्ड दिख रहा है या मैं खुद ही हाइड कर रहा हूँ तो पूरा वेस्ट हो जाएगा ना लेक्चर, ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो प्लीज़ मुझे एक जनरल सजेशन या जेन्युइन मुझे फीडबैक दीजिए कि व्हेन आई एम राइटिंग इन द बोर्ड, डू आई कवर द बोर्ड वाइल राइटिंग, अगर नहीं है तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है ना। दैट्स इट, अब इसको रब करके नया सम करवाता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं इतना साइड में बोल रहा हूँ, मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, तो ये एक रीज़न है कि उसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जब बात कर रहा हूँ मैं आगे आ रहा हूँ तो बोर्ड ढक रहा है क्या हो रहा है,
ठीक है ना। जब उधर बैठ के पढ़ाता था ना, तो वो मुझे दिखता था, क्यों क्या था ना कि अभी ये बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, तो बैक कैमरा के आगे साइड ना मेरा ड्रेसिंग टेबल था, तो शीशे में मैं दिखता रहता था, कैमरे में क्या कैप्चर हो रहा है वो शीशे में मुझे दिखता था। अब क्या हो रहा है ना कि इसके पीछे वॉल आ गई और मैं बैक कैमरे से कर रहा हूँ, तो मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा, तो मुझे पता नहीं आ रहा कि मैं जब बोल रहा हूँ या मैं कुछ बातचीत कर रहा हूँ या फिर कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं कैमरे में। तो कभी कभी उस बोलते हैं ना, उस डर के वजह से मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ, और आगे आता हूँ तो मुझे लगता है कभी मैं कवर तो नहीं कर रहा हूँ बोर्ड को। तो प्लीज एक जेन्युइन सोल्यूशन दीजिएगा। तो बोला गया डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स such that all parts are in EP and the product of the two smaller number is 4623। तो हम लोग को बोला है 207 को डिवाइड करो इन 3 पार्ट्स। अब 207 को डिवाइड करो इन 3 पार्ट्स। अब ये डिवाइड का मतलब यहाँ पे गलत इंटरप्रेट हो रहा है स्टूडेंट्स को, कि उन्होंने बोला कि 207 को 3 से डिवाइड करो, वो ऐसा समझ रहे हैं। क्या बोल रहे समझ रहे, 207 को 3 से डिवाइड करो, वो ऐसा समझ रहे, बट दैट इज रॉन्ग। वो ऐसा नहीं बोल रहे। व्हाट दे मीन टू से, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 टुकड़ों में डिवाइड करो, और वो तीनों के तीनों जो पार्ट्स होंगे ना, उनको ऐड करके वैल्यू आना चाहिए 207। ठीक है, तो 3 पार्ट हम लोग लिखेंगे। एक लिखेंगे ए माइनस डी, इसको लिखेंगे ए, और इसको क्या लिखेंगे ए प्लस डी। ये 3 पार्ट्स में मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स डिवाइड बोले तो ब्रेक डाउन कर दिया, 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब इन तीनों पार्ट्स को अगर मैं ऐड करूंगा, तो मुझे जो वैल्यू आना चाहिए, वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 207। तो अगर आप ये समझ लेते हो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि आपको 207 डिवाइड इन 3 पार्ट्स को ऐसा नहीं समझना है। आपको समझना है कि उसको ब्रेक डाउन करना है 3 पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स को ऐड करके वैल्यू आना चाहिए 207। इस चीज़ का आपको ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं इस सम को। जैसा कि मैंने बोला, हम लोग ये कंसीडर करेंगे पी बी ए माइनस डी ए प्लस डी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, 207। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू 207। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन। इधर से क्या चीज कैंसिल होने वाली है, यहाँ से ये माइनस डी और प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, ए ए ए प्लस ए कितना हो गया, 3a इज इक्वल टू 207। अब नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल टू 207 डिवाइड बाय 3। ये 3 किस में गया, नीचे डिवीजन में गया। कटिंग होएगा क्या, हाँ कटिंग होएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड करने के बाद 69। डिवाइड कैसे करना है स्टूडेंट, नॉर्मल ऐसा डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना है। ये 3 बाहर आ गया, 207 अंदर आ गया, तो आपको आंसर आ जाएगा 60। क्लियर है, ऐसे नॉर्मल डिवाइड आपको करना है। तो देखिए हम लोग को ए का वैल्यू आ गया 69 की प्रोडक्ट 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 ऑफ टू स्मॉलर नंबर। अब देखिए हमने ये जो 3 टर्म्स अज्यूम किए थे, इनमें से 2 स्मॉल कौन से होंगे, पहले और दूसरे। तो हम लोग ने एपी में किया, और एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। इंक्रीजिंग, ये माइनस था, ये डी हट गया और ये डी ऐड हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उनमें से 2 छोटे कौन से होंगे, पहले 2। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, पहले 2, हाँ ये 2। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ टू
स्मॉल नंबर्स इज, क्या वैल्यू दे रखी है, 4623, 4623। अब यहाँ पे मैं डी का वैल्यू लिख दूंगा, जो मैंने डी का वैल्यू मुझे मिला है, ए का वैल्यू जो मिला है, ए का वैल्यू कितना मिला था स्टूडेंट, 69 माइनस डी, 69 इज इक्वल टू 4623। अब देखिए ये वाला तो 69 है ना, ये इधर नीचे डिवीजन में जाएगा, ये ब्रैकेट वाला था ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 69 माइनस डी, यहाँ पे आ जाएगा 4623 डिवाइड बाय 69। क्लियर है। अब ये कटिंग होएगा, कटिंग होएगा तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आने वाला है आपको, 67 वैल्यू है। डिवाइड, अब ये भी कैसे डिवाइड करेंगे, नॉर्मल जैसे अपन डिवाइड करते हैं, 69 डिवाइड बाय 4623, तो आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आने वाला आपको, 67। ठीक है, डिवाइड आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे का स्टेप आगे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो मुझे मिला क्या, 69 माइनस डी, 69 माइनस डी इज इक्वल टू क्या मिला स्टूडेंट्स मुझे, देखिए यहाँ पे 67, मैंने 67 लिख दिया, 67। अब माइनस डी इधर जाएगा, ये तो बनेगा पॉजिटिव, और ये 67 क्या बनेगा, तो 69 माइनस माइनस 67 इज इक्वल टू डी, डी का वैल्यू कितना मिल गया, डी का वैल्यू कितना मिल गया। तो अब मेरे पास ए का भी वैल्यू है, डी का वैल्यू है, मुझे क्या फाइंड करना था, वो तीन पार्ट्स जिसमें मैंने 2074 को डिवाइड किया है। तो तीन पार्ट्स बोले तो ये थे, वो तीन पार्ट्स, इनमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा आंसर दी थ्री पार्ट्स आर, सबसे पहले क्या था, ए माइनस डी। तो अभी यहाँ पे वैल्यू, ए का वैल्यू क्या था, 69, बीच में माइनस, और डी का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा वैल्यू, 67। फिर ए, ए का वैल्यू कितना था, 69, उसके बाद में ए प्लस डी, 69 प्लस 2, कितना आ जाएगा वैल्यू, 71। तो देखिए मुझे तीनों पार्ट्स मिल गए, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं ना स्टूडेंट, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 207। आप ऐड करके भी आंसर वेरीफाई कर सकते हो। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, मैं ये लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, प्रॉब्लम से लेकर चार चार सम्स को कवर कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है आपको बता दिया कि मुझे लेक्चर्स ज़्यादा बड़े नहीं रखने, लेक्चर्स मुझे स्मॉल रखने हैं। ट्राई करता हूँ जो एक बेस्ट सूटेबल टाइम जो मुझे पसंद है, 45 मिनट्स तक का लेक्चर रखना है। 1 आवर में अगर मतलब कुछ कंटेंट स्टार्ट कर दिया, कुछ सम स्टार्ट कर दिया और वो 1 आवर पर जा रहा है तो ठीक है, बट मैं ट्राई करूँगा कि 45 मिनट्स के अंदर इस लेक्चर को वाइंड अप करूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए छोटे छोटे टारगेट्स हो, सेल्फ टारगेट कि आज ये लेक्चर देखना है, आज इतना टॉपिक सीखना है, और डेली आप उसको कॉप अप कर पाए, डेली आप उसको प्रैक्टिस कर पाए, डेली आप ये जो हैबिट आपने बनाई है 45 मिनट्स का लेक्चर अटेंड करने के, आप डेली देख पाए। तो मेरे इसलिए लेक्चर्स को थोड़ा छोटा रखा, ठीक है। तो दैट्स अ क्लोजर फ्रॉम मी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, एंड वन मोर थिंग एज यूजुअल प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, और कुछ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो योर फीडबैक्स, योर सजेशन इज वेलकम। Give a like if you like the video, give a unlike if you do not like the video, and like plus unlike दोनों मिला के मेरे टोटल व्यूज होने चाहिए। दैट इज द वे ऑफ मार्किंग अटेंडेंस इन माय लेक्चर। मेरे लेक्चर में जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं वो लाइक और डिसलाइक जरूर करके जाए, ताकि जो टोटल व्यूज है ना मुझे पता चलना चाहिए कि लाइक और डिसलाइक को ऐड करना। अननोटिसेबल मत देखिए, बहुत से स्टूडेंट 20 सेकंड 10 सेकंड देख के जा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हु नो मी इन ऑफलाइन, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे लेक्चर्स मतलब बस, अच्छा ये सर यूट्यूब पे है, अच्छा, तो वो सिर्फ क्या करते हैं 10-15 सेकेंड्स का वीडियो देखते हैं
एंड उसके बाद कैसे उन लोग को तो मैं पूरा समझा ही चुका हूँ, तो वो कैसे ना लगा पूरा वीडियो देखते नहीं। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं तो उनको उनको ये जो मेरा अटेंडेंस का जो रूल है ये उनको पता ही नहीं कि कैसे क्या क्या सर बोलते हैं। ठीक है ना। सो वेल, जिन्होंने पूरा एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक एंड सजेशंस वेलकम। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मैं पहले ही नोटिफिकेशन और या फिर अपडेट्स दे देता हूँ कब मेरा कौन सा लेक्चर रिलीज है। बाय।